हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवीज मैराथन की 12वीं वीडियो, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 12वीं मूवी एंटमैन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मूवी से जुड़ा एक बड़ा नाम जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते, वो है एडगर राइट। उन्होंने 2008 में एमसीयू के शुरू होने से भी पहले से इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और वो ही इसे डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन एमसीयू की शुरुआती मूवीज में एंटमैन का नाम नहीं था, इसीलिए उन्होंने ही मना किया था उसे सीधा अवेंजर्स में दिखाने से पहले उसकी अपनी मूवी का वेट किया जाए। लेकिन 2014 में उनके और मार्वल के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। इसकी सही वजह तो किसी को नहीं पता, पर सुनने में आया कि मार्वल ने उनकी स्क्रिप्ट में बहुत से बदलाव करा दिए जो उन्हें पसंद नहीं आया। बताया गया कि उनकी स्क्रिप्ट जो बहुत पहले से लिखी जा रही थी और जिसे जॉर्ज व्हीडन, जो दोनों अवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने उसे मार्वल की सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट भी कहा था, वो एमसीयू की बनाई गई मूवीज के बीच में फिट नहीं हो रही थी। मतलब वो उनसे काफी अलग थी और यही वजह रही होगी कि वो इस मूवी से अलग हो गए। नंबर 2, भले ही राइट इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चले गए हो, पर तब भी उनकी लिखी स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा इस मूवी में मौजूद था। जैसे कॉमिक्स के ओरिजिनल एंटमैन हैंक पिम की जगह पर स्कॉट लैंग को एंटमैन बनाना और हैंक को उसके मेंटर के तौर पर दिखाना, और मूवी की फाइनल फाइट कैसी के रूम में होगी, ये आइडिया भी उन्हीं का था। तभी मूवी के राइटर के तौर पर उनका नाम लिखा गया। इसके अलावा उन्होंने 2012 में एक टेस्ट फुटेज भी बनाई थी जो कॉमिक कॉन में दिखाई गई थी, और पॉल रड को स्कॉट के रोल के लिए भी उन्हीं ने ही चुना था। नंबर 3, मूवी का शुरुआती सीन जिसमें हैंक पिम पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क से मिलने आता है, वो जगह थी ट्राइस्केलियन, जो शील्ड का हेडक्वार्टर था और जिसे आपने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा था। नंबर 4, बास्किन रॉबिन्स में काम करते वक्त स्कॉट ने अपना नाम जैक रखा था, जो वैसे एक्टर पॉल रड के बेटे का नाम है, और वो जिस कलीग को बुलाता है उसका नाम था डार्बी, जो उनकी बेटी का नाम है। नंबर 5, मूवी का पहला प्रीव्यू आंट साइज था, मतलब वो इतना छोटा था कि आप कुछ देख नहीं सकते थे। नंबर 6, मूवी के एक छोटे से सीन और एक बिहाइंड द सीन्स फोटो में आप पिंटो डोस नाम की कंपनी का पोस्टर देख सकते हैं, जो वही कंपनी है जिसके लिए ब्रूस बैनर काम करता था इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। नंबर 7, अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान डेरिंग क्रॉस एंटमैन की कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है जो शील्ड की सीक्रेट फाइल्स थी, लेकिन ये उसे इसलिए मिल गई क्योंकि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो ने ये सारी फाइल्स इंटरनेट पर लीक कर दी थी। नंबर 8, इसी प्रेजेंटेशन के दौरान वो एंटमैन की कहानियों को टेल्स टू एस्टोनिश कहता है, जो वैसे उसी कॉमिक बुक का नाम है जिसमें एंटमैन ने अपना डेब्यू किया था। नंबर 9, कॉमिक्स में हैंक पिम सबसे पहले पिम पार्टिकल से एक चेयर को छोटा करता है, वैसे ही मूवी में डेरेन क्रॉस भी एक चेयर को छोटा करता है, और एक ऐसी ही छोटी चेयर आप हैंक पिम के घर पर देख सकते हैं। नंबर 10, एंटमैन जिस कार पर गिरता है उसके अंदर गैरेट मॉरिस बैठे हुए थे, जिन्होंने 1979 में कॉमेडी शो के लिए एंटमैन का रोल किया था। नंबर 11, बस वाली सीन में स्कॉट एक न्यूज़पेपर पर जा गिरता है जिसकी हेडलाइन थी Who's to blame for सोकोविया, यानी सोकोविया के हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, जो एक सीधा इशारा है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की फाइनल फाइट के लिए जो सोकोविया में हुई थी। इससे ये भी पता चलता है कि अब अवेंजर्स के काम पर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह से बाद में गवर्नमेंट उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहेगी, जो स्टोरी बनेगी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की। नंबर 12, हैंक स्कॉट से कहते हैं कि अवेंजर्स को आसमान से शहर फेंकने से फुर्सत कहाँ है, जो भी एक रेफरेंस था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए। नंबर 13, ये मूवी पहले एमसीयू के तीसरे फेज की पहली मूवी बनने वाली थी, ताकि फेज 2 अवेंजर्स 2 पे खत्म हो सके, जैसे फेज 1 भी अवेंजर्स पे ही खत्म हुआ था। पर बाद में जब उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का प्लान किया तो उन्होंने उस मूवी से तीसरे फेज की शुरुआत करने का डिसाइड किया और एंटमैन फेज 2 की लास्ट मूवी बन गई। नंबर 14, ये मूवी अवेंजर्स के बाद दूसरी मूवी थी जो 1.85/1 के रेशियो पर बनाई गई थी। ये एक खास बात है क्योंकि हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज 2.35/1 के रेशियो पर बनाई जाती है। नंबर 15, एमसीयू के फेज 2 की हर मूवी में एक हाथ काटने वाला सीन था। हालांकि इस मूवी में ऐसा कोई डायरेक्ट सीन नहीं था, पर 2 सीन थे जो इसके जैसे ही थे। पहला जिसमें जब एंटमैन येलो जैकेट के सूट को तोड़ता है तब सबसे पहले उसका हाथ ही छोटा होता है, और दूसरा सीन जिसमें गोली लगने से एंथनी का एक पंख टूट जाता है। नंबर 16, कॉमिक्स में स्कॉट की बेटी कैसी भी एक सुपर हीरो थी जिसका नाम था स्टैचर। नंबर 17, एक सीन में डेरन हैंक से पूछता है कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि आपने मुझे चुना, तो हैंक कहता है कि मैंने तुम में अपने आप को देखा, जो इस बात का ईस्टर एग था कि कॉमिक्स में हैंक पिम ही येलो जैकेट था, मतलब वो उसी के अंदर की एक पर्सनैलिटी थी, जैसे ब्रूस बैनर के अंदर एक पर्सनैलिटी है हल्क। नंबर 18, मूवी में हैंक कहता है कि सूट का उस पर बुरा असर हुआ है, जैसा हमें एंटमैन की कॉमिक्स में देखने को मिलता है, और वैसा ही मूवी में हुआ कि सूट और पिम पार्टिकल्स के सही तरीके से यूज ना होने की वजह से डेरिंग क्रॉस धीरे धीरे पागल होने लगा। नंबर 19, कॉमिक बुक्स में हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन यानी पुरानी वास्प की बेटी का नाम होप पिम था, जो बाद में रेड क्वीन नाम से एक विलन बन जाती है, लेकिन मूवी में उसका नाम होप वैन डाइन था, जहां उसने अपनी माँ का नाम अपनाया क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करती थी। नंबर 20, एंटमैन की पुरानी वीडियोस में जो टैंक था वो वही था जो हमें बाद में देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों पर सेम नंबर लिखा हुआ था।
नंबर 21, एक इंटरव्यू के दौरान माइकल पेना जिन्होंने लुइस का रोल किया था, उन्होंने बताया कि उन्हें इस रोल के लिए इंस्पिरेशन उन्हीं के एक दोस्त से मिली थी जिनका बोलने का स्टाइल भी सेम ही था। नंबर 22, कॉमिक बुक्स में पहले एंटमैन हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन यानी ओरिजिनल वास्प दोनों ही पहली एवेंजर्स टीम के मेंबर थे। नंबर 23, क्वांटम रिल्म वाले सीन में आप जेनेट वैन डाइन की एक परछाई देख सकते हैं, जो एक हिंट हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। नंबर 24, मूवी की फाइनल फाइट पहले अलग होने वाली थी, जहां वो मिशेल कार्सन से लड़ने वाले थे, जो मूवी में पिम पार्टिकल को चुरा लेता है। मूवी में बताया जाता है कि वो पहले शील्ड में काम करता था, पर वो हाइड्रा का एजेंट भी था, जो आप समझ ही सकते हैं अगर आपने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देखी हो। हालांकि ये प्लान कैंसिल हो गया और अब पिम पार्टिकल उसी के पास है, जिसका उसने क्या किया ये तो हमें आने वाली मूवीज में पता चलेगा। नंबर 25, कार्सन अपने साथ एक और इंसान को लाता है जिसके गले पर 10 रिंग्स का टैटू बना था। 10 रिंग्स वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिलती है। नंबर 26, मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें वास्प का नया सूट देखने को मिलता है, जो हमें अब एंटमैन के सीक्वल एंटमैन एंड द वास्प में देखने को मिलेगी। नंबर 27, मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का एक सीन था, जहां फैल्कन और कैप्टन अमेरिका बकी को पकड़ लेते हैं और कैप्टन अमेरिका कहता है कि हमें टोनी को बताना चाहिए, पर फैल्कन कहता है कि शायद अकॉर्ड्स की वजह से उसे ऐसा ना करने दे, जहां वो सोकोविया अकॉर्ड्स की बात कर रहा था। और फैल्कन ये भी कहता है कि वो किसी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है, जहाँ वो एंटमैन की बात कर रहा था। नंबर 28, एंड में वो लड़की एक हीरो की बात करती है जो दीवारों पर चढ़ता है, जो सीन वैसे सोनी और मार्वल के बीच हुई डील से पहले बन चुका था, पर इसे अब स्पाइडरमैन के रेफरेंस के तौर पर देखा जा सकता है। नंबर 29, जिस वैक्यूम क्लीनर में एंटमैन घुस जाता है उसका नाम था कर्बी, जिसका मतलब जैक कर्बी से था, जो बहुत ही फेमस कॉमिक बुक आर्टिस्ट है मार्वल और डीसी दोनों के लिए। नंबर 30, मूवी में जो ट्रेन यूज हुई थी वो था थॉमस द टैंक, जो एक बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर है और उस पर एक पॉपुलर टीवी शो भी बनाया जा चुका है, हालांकि वो मार्वल का कैरेक्टर नहीं है। नंबर 31, और स्टैन ली का कैमियो तो आपने देखा ही होगा, जहां वो एक बारटेंडर का रोल करते हैं। और ऐसे मैंने आपको बताई मूवी के बारे में 31 नई बातें। बाकी बातें जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।